क्योंकि उनको जाना था। दुनिया लालची लोगों से भरा पड़ा है और कहीं ना कहीं उसको मजलिस जिन क्षेत्रों को विकास से वंचित रखा गया, जिस समाज को दूर रखा गया, जिस तबके को हिस्सेदारी नहीं दिया गया, मजलिस उसकी आवाज़ बनने के प्रयास में है और बन रही है। और बहुत हम तो माननीय तेजस्वी यादव से भी मेरा ये सवाल है कि आप 2017 के सैलाब में कहाँ थे? आप बताइए, क्या कर रहे थे? आप रैली कर रहे थे बैठ के आप पटना में। आज सीमांचल की बात सबको करना पड़ रहा है, तो इसका श्रेय MIM को जाता है, असदुद्दीन अवैसी को जाता है, अख्तर ईमान को जाता है। नमस्ते, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं दी न्यूज़ 9X। दी न्यूज़ 9X में आप सभी का स्वागत है। मैं लगातार नए नए लोगों से आपको इंटरव्यू के ज़रिए रूबरू कराता रहा हूं। आज हमारे साथ हैं गुलाम सरवर जी, जो कि चुनाव मैदान में मजलिस के टिकट पर आना चाहते हैं। सबसे पहले हम गुलाम सरवर जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपका भी स्वागत है, धन्यवाद। हमारा पहला सवाल है सर, आपकी पार्टी बिहार में चुनाव लड़ना चाहती है। पिछले बार से प्रदर्शन अच्छा होगा या फिर कहीं चूक होगी? पिछले बार से बहुत अच्छा प्रदर्शन होगा। ये पार्टी 2015 में बिहार में आई और पहली दफ़ा बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ा गया इस पार्टी के बैनर तले। कामयाबी नहीं मिली, लेकिन नींव पार्टी का तभी पड़ चुका था और 2020 में 5 सीट पे पार्टी को कामयाबी भी मिली। ये अलग बात है कि 4 लोग चले गए पार्टी छोड़ के, लेकिन इस बार फिर हम लोग पार्टी के साथ खड़े हुए हैं और मजबूत प्रदर्शन होगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, जब आपकी पार्टी चुनाव जीती तो 4 विधायक राष्ट्रीय जनता दल में चले गए और जब उनसे सवाल पूछा गया कि भाई आप राष्ट्रीय जनता दल का रुख क्यों किए, उन्होंने जब कहा कि मजलिस को हे दृष्टि से देखा जाता था पटना की राजनीति में, इसको क्या मानते हैं? देखिए, चूँकि उनको जाना था, दुनिया लालची लोगों से भरा पड़ा है और कहीं ना कहीं उसको जिस लालच ने भी लेके यहाँ से गया, तो इल्ज़ाम तो कुछ लगाना ही पड़ेगा। मजलिस, तमाम लोग देख रहे हैं कि मजलिस को लोग किस निगाह से देख रहे हैं। आप असदुद्दीन अवैसी को जो कल तक जो लोग बीजेपी का बी टीम कह रहे थे, आज उन लोगों का भी जहन कहीं ना कहीं साफ होने लगा है कि ये केवल मुस्लिम लीडर नहीं है, ये नेशनल लीडर है। ये जब बात देश की आती है तो ये आदमी देश के साथ खड़ा हो जाता है और आज सब लोग इज्जत कर रहा है, पूरा भारत का सब लोग इज्जत कर रहा है आज उस लीडर का। इसमें हे दृष्टि की क्या बात है? ये तो वही कहावत हुआ कि भाई नाचने ना आए तो अंगना टेढ़ा। अख्तर ईमान आज बिहार असेंबली में ना सिर्फ सीमांचल का बल्कि पूरे बिहार के दबे कुचले लोगों का आवाज़ बन के उभरे हैं, सब देख रहा है। बिहार के सीमांचल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आ रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी उसी दिन आ रहे हैं। मजलिस पार्टी क्या सोच रही है? मजलिस अपनी तैयारी में जुटा है, आना जाना इन लोगों का लगा रहेगा। इन लोगों को पूरे बिहार में राजनीति करना है, कर रहा है। मजलिस जिन क्षेत्रों को विकास से वंचित रखा गया, जिस समाज को दूर रखा गया, जिस तबके को हिस्सेदारी नहीं दिया गया, मजलिस उसकी आवाज़ बनने के प्रयास में है और बन रही है और बहुत तेज़ी से कामयाबी भी मिल रहा है। सर, आप जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहते हैं उस क्षेत्र के में आपका विजन क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मजलिस का विजन बता दिया आपको कि दबे कुचले वंचित लोगों की आवाज़ मजलिस है और हम लड़ते हैं 22वीं विधानसभा से, जो सीमांचल के में आता है। पूरे सीमांचल को बिहार के सियासत में विकास से कोसों दूर रखा गया है। यहाँ लगातार गठबंधन की भी सरकार बनी, राजद की सरकार रही, आपका अभी लंबे समय से 20 साल से नीतीश की सरकार है, लेकिन इन लोगों ने सीमांचल के लिए कुछ नहीं सोचा। पूरा सीमांचल सैलाब के तबाही से दो चार होते रहता है। 2017 को याद कर लीजिए, 14 अगस्त 2017 को सैलाब आया था इसी सीमांचल में। नफसी नफसी का आलम था, पूरा सीमांचल तबाही में था, लेकिन ये सभी लोग अपने पार्टी के कार्यक्रम में मगन थे।
हम तो माननीय तेजस्वी यादव से भी मेरा ये सवाल है कि आप 2017 के सैलाब में कहाँ थे? आप बताइए, क्या कर रहे थे? आप रैली कर रहे थे बैठ के आप पटना में, आपको सीमांचल का उस वक्त याद क्यों नहीं आया? तो अभी इलेक्शन का टाइम है, नीतीश कुमार को भी सीमांचल आना है और तेजस्वी यादव को भी आना है, और सबका स्वागत है, आना ही चाहिए। लेकिन एमआईएम अपना काम कर रही है। एमआईएम इस इलाके के समस्याओं को कहीं ना कहीं सामने लाने का काम किया है। आज सीमांचल की बात सबको करना पड़ रहा है, तो इसका श्रेय एमआईएम को जाता है, असदुद्दीन अवैसी को जाता है, अख्तरुल ईमान को जाता है, और उन तमाम लोगों को जाता है जो एमआईएम के साथ खड़ा है और मेहनत कर रहा है। अच्छा, श्रेय लेने की बात करें तो श्रेय की तो हालांकि होड़ पड़ी हुई है। अभी बिजली फ्री की बात हो रही है, गरीबों को लेकर के 125 यूनिट फ्री है, और एक पार्टी है राजद जो कह रही है हम तो 200 यूनिट फ्री करने की बात कह रहे थे। एक प्रशांत किशोर आए हुए हैं जन सुराज से, वो भी कह रहे हैं हमारे दबाव में ऐसा हुआ है। तो इसमें मजलिस थोड़ा पीछे बैकफुट पर क्यों है? देखिए, चुनाव आया है ना, सभी लोग अपने एजेंडे में है ना प्रलोभन को शामिल करेंगे, और अच्छी बात है। अगर पब्लिक के हित में कुछ एजेंडा लोग लाए हैं तो हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन हमारा एक सवाल है, आप पहले बिजली की बात कर रहे हैं, आप पूरे इलाके में चले जाइए, आपको 80% गाँव लो वोल्टेज का शिकार मिलेगा। गांव में 8-8 घंटा 6-6 घंटा बिजली रह रही है, कहीं ट्रांसफार्मर जला हुआ है, कहीं तार जर्जर है, किसान के खेतों में बिजली नहीं रहने की वजह से जंगल पड़ा हुआ है। जो सुविधा आप दे रखे हैं उसको तो आप पूरा कर नहीं पा रहे हैं, नई बात करते हैं। पहले उनको तो पूरा कीजिए। हम तो पे करके बिजली खोज रहे हैं, नहीं मिल रहा है। हम लोग पे करते हैं बिजली के लिए और हमको बिजली नहीं मिल रहा है, आप फ्री की बात करते हैं। आप पहले संसाधन को ठीक तो कीजिए। अच्छी बात है, आप फ्री में देंगे तो उसका हम स्वागत करेंगे। अब रही बात प्रशांत किशोर का, प्रशांत किशोर को हम लोग जन स्वराज नहीं, काफ़ी लोग उसको धन स्वराज बोलते हैं। पैसे के बलबूते पे भीड़ इकट्ठा करके है ना कहीं सियासत का एक नया दौर शुरू करने का प्रयास कर रहा है। देखिए, जनता देख रही है, समझ रही है। सीमांचल में तो कहीं कोई उसका मामला है नहीं, भीड़ लगाने से नहीं होता है, लोगों के दिलों में उतरने से होता है। अभी नई पार्टी है, नए लोग हैं, अगर कुछ करके दिखाएंगे तो लोग आगे उसके बारे में सोचेगा। अभी तो उनको कहीं, वो तो सिवाय इलेक्शन जिताने के अलावे उसको कोई दूसरा तजुर्बा तो है नहीं। उनको लगा कि हम सबको जिताते हैं, एक दफा हम ही जीत के राजा क्यों न बन जाए। अभी अपने भाषण में वो आके कहते हैं कि हम यहाँ के लोगों को मतलब राजा बनाने आए हैं, ऐसा कहते हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन कैसे बनाइएगा भाई? क्या आपके पास प्रोग्राम है, ये बताइए जरा। अब फिर कौन बनेगा राजा? अरे यही नहीं कीजिएगा, 2-4 कैंडिडेट जिता लीजिएगा, तो राजा कैसे बन जाएगा? तो ऐसी कोई बात नहीं है, उनके पास कोई तजुर्बा नहीं है। इलेक्शन जिताने का तजुर्बा है, लेकिन समाज को चलाने का तजुर्बा नहीं है। एक वार्ड मेंबर अगर वो वार्ड में जीत के 5 साल काम करता है तो वार्ड को चलाने का तजुर्बा होता है। कोई जिला परिषद जीत के आया है तो उसको 9 पंचायत चलाने का तजुर्बा होता है। अभी इनको आप हमको बताइए क्या तजुर्बा है, किस तरह से करेंगे? ये पढ़े लिखे इंसान है, अच्छी बात है, सोच अच्छा है, अच्छी बात, लेकिन तजुर्बा होना, प्रैक्टिकल होना और फार्मूला होना, दोनों में फर्क है। फार्मूला इसके पास है लेकिन इनके पास प्रैक्टिकल नहीं है। अच्छा है, करेंगे, देखेंगे। जब वो करेंगे तो लोग देखेगा तो फिर लोग जुड़ेगा। फिलहाल तो सीमांचल में कहीं कोई मामला नहीं है। भीड़ तो काफी दिख रही है उनके रैलियों में। भीड़ लग जाता है, भीड़ लगाने के लिए जहाँ धन हो तो वहाँ भीड़ लगता है। आगे बढ़ते हैं, चूंकि आप किसान रहे हैं और आपने किसानों की राजनीति को करीब से देखा है और किसानों की राजनीति भी आपने की है। कांग्रेस पार्टी किसानों को लेकर रैली करने जा रही है सीमांचल में, इसको लेकर क्या कहना है? नहीं, ठीक है, हम तो पहले ही बोले कि जो लोग भी जनहित में अगर कुछ काम करते हैं तो उसका स्वागत है। लेकिन ये तमाम लोग जब सत्ता में आते हैं तो सबको भूल जाते हैं। जनता को चाहिए कि इनको याद दिलाए कि जब आपका कार्यकाल था तो उस समय किसानों की स्थिति क्या रही, और जिन लोग अभी सत्ता में हैं उनसे भी सवाल करना चाहिए कि आप किसानों के लिए क्या कर रहे हैं। किसानों का एमएसपी का मामला क्या हुआ? आप किसानों के खेत में बिजली देने की बात की थी, कितने खेतों तक बिजली आप मुहैया? अभी तो हम आपको बताएं कि किसानों का खेत में बिजली का कनेक्शन लगा,
लेकिन ट्रांसफार्मर जल गया और 10 साल में वो ट्रांसफार्मर बदला नहीं जा सका। आज दर्जनों इस तरह का आवेदन पड़ा हुआ है कार्यालय में, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं होता है। तो किसान के समस्याओं को देखने की जरूरत है। जब जो लोग सत्ता में आए तो वो उस वक्त उस चीज को देखें। ठीक है, जाना है, अभी उनका ये मैनिफेस्टो है तो हम उसका स्वागत करते हैं, अच्छी बात है। हमारा एक सवाल निजी सवाल है। देखिए, राजद 38% मतदाता का मालिक है और नीतीश जी 32% मतदाता के मालिक हैं, और आप जिस क्षेत्र से आते हैं उन मतदाताओं का खेल आपकी विधानसभा में सबसे ज़्यादा रहता है। तो उस बीच मजलिस अपना कौन सा ऐसा कार्ड खेलेगी जो जनता अपनी ओर आकर्षित करेगी? नहीं, ये राजद का 38%, कौन सा वोट है 38%? किनका वोट है, कौन है? बिहार की जनता का वोट है भाई। तो 38 क्यों है? या तो 100% वोट है भाई, तो 38-32 को कैसे बांट रहे हैं? ये हमको ये गणित समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि MY समीकरण को लेकर कहा जाता है 38% के मालिक है वो। नहीं, ठीक है, MY समीकरण को तो अपने ही स्टेटमेंट में बोले हैं कि A to Z समीकरण है, तो MY का क्या मामला है? वो अपनी बोले हैं कि हम अब A to Z का समीकरण लेके चलते हैं, और अच्छी बात है, चलना चाहिए, है ना। लेकिन सवाल है, देखिए सवाल सीधा है कि आप मुस्लिम माइनॉरिटीज के साथ आप क्या कर रहे हैं, आप बताइए। आपको हम लोगों ने लगातार मौका दिया, आप मेरे लिए क्या किए? आप पिछले 15 साल में क्या किए? और इस वक्त आप हमारा हिस्सेदारी किस तरह से तय करते हैं? हम लोग हमारे पार्टी के तरफ से, आपको पता है, तमाम लोगों को पता है कि पार्टी की तरफ से बड़ी गंभीरता से इस बात को बताया गया कि देखिए, इस वक्त बिहार में जो कहीं ना कहीं NDA की सरकार है, वो BJP की जो सरकार, समर्थित सरकार है, इसको अगर बिहार से उखाड़ के फेंकना है तो जितने लोग सेकुलर मिजाज के हैं, सेकुलर पार्टी है, सबको एक जगह जमा होना चाहिए। ये बात लोकसभा में भी हुई थी, लेकिन वो नहीं हो सका, तो रिजल्ट सामने दिखी आपको। फिर दोबारा बिहार में ये करने के लिए हमारे जो लीडर है असदुद्दीन अवैसी साहब, उनके तरफ से और अख्तुल ईमान भाई की तरफ से ये बड़ी गंभीरता से इस बात को दिया गया, प्रस्ताव दिया गया, लेटर के माध्यम से दिया गया कि अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आप एक गठबंधन तैयार कीजिए जिसमें सबके लिए जगह तय कीजिए, हमारे लिए भी जगह तय कीजिए। लेकिन ऐसा तो उनको करना है नहीं। उनका एक लीडर का बयान आया कि अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आप इलेक्शन नहीं लड़के भी मदद कर सकते हैं। अब बताइए, ये बात कहीं से तर्कसंगत है? जो पार्टी बिहार में 5 सीट जीतती है, आप उन्हीं को मशवरा देते हैं कि भाई आप चुनाव नहीं लड़के भी मदद कर सकते हैं। कहने के लिए तो हम भी उसको कटाक्ष कर सकते हैं कि पहले आप चुनाव जीत के तो आइए, पब्लिक से आइए ना। आप तो मनोनीत है, आपको तो चुना गया है, पब्लिक से जीत के आइए। और MIM पब्लिक के 20 से जीत के 5 सीट लाया था, जिसका 4 विधायक आपने ले लिया है। इसके बावजूद भी अगर MIM पहल कर रहा है कि आप गठबंधन में शामिल कीजिए, तो इसको अभी भी समय है। हम तो कहेंगे कि अभी भी समय है, इस पर गौर करना चाहिए, ताकि बिहार से जो BJP गठबंधन की सरकार है उसको खदेड़ा जा सके। अदरवाइज फैसला तो हमारे लीडर को लेना है, लेकिन हम लोग ये चेता देते हैं कि इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, आपको नुकसान होगा। और रही बात सीमांचल का, यहाँ के लिए तो इत्मीनान हो जाइए। यहाँ से आपका 6 सीट है किशनगंज लोकसभा में, 2 सीट अररिया में, जहाँ हम लोग पिछले दिनों चुनाव लड़े थे। पूर्णिया जिला का भी 1 सीट पर लड़े थे हम लोगों ने, पूर्णिया ये लोकसभा कस्बा से। तो इन सीटों पर आपको MIM का जो कैंडिडेट है वो मजबूती से चुनाव ही नहीं लड़ेगा, बल्कि एक बड़े गैप से चुनाव निकाल के दिखाएगा। हम लोग उसके लिए कड़ी मेहनत करना शुरू कर दिए। लेकिन MIM के बारे में एक आरोप लगता है कि वो विपक्ष को बार बार वो कमजोर करता है, इस पर क्या कहना है? किसको कमजोर करता है? विपक्ष को ही कमजोर करता है। अभी सवाल है कि अभी जो प्रस्ताव गया, तो इस प्रस्ताव को आप पहले बताइए, इसका खंडन कीजिए कि आप इसको कैसे देखते हैं। कहीं ना कहीं जो आरोप है, उस आरोप को हम लोग इस दफा गलत साबित करने के लिए ही ना ये पहल कर रहे हैं कि भाई हमारे साथ आप गठबंधन कर लीजिए, आपको जो देना है हमारे साथ, हमारे नेता के साथ बैठ के बात तो कीजिए। आप बात भी नहीं करना चाहते हैं, आप 18% जो वोट है जिस कम्युनिटी का, उसके नेता के साथ बात भी नहीं करना चाहते हैं। ये तो बड़ा दुर्भाग्य है भाई, ये पूरा बिहार की जनता देख रही है। और ये जान जाइए, MIM सिर्फ मुसलमानों की पार्टी नहीं है, ये सब दिमाग से भरम निकाल दीजिए। MIM उन लोगों की आवाज है जो जिसको समाज में जिसके साथ अनदेखी किया गया है।
और तमाम लोग एमआईएम के साथ खड़ा हो रहा है। अब असदुद्दीन ओवैसी को आप किसी मुस्लिम का नेता मत मानिए, आज के डेट में वो नेशनल लीडर है। अभी देखे नहीं पहलगाम के मसले पे उनका जो स्टैंड रहा, एक क्लियर विजन दिखाया। आप कहते हैं कि मुस्लिम को देखते ही आप लोगों को पाकिस्तानी नजर आता है, आप उसको बांग्लादेशी की निगाह से देखते हैं। उसने साफ किया है इस विजन को। इसके बाद भी अगर आप इस तरह का सवाल कर रहे हैं तो ये सवाल आपका तर्कसंगत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे गुलाम सरवर जी, जिन्होंने अपनी बातों को बेबाकी ढंग से रखा और मजलिस के विजन को भी रखा। बहरहाल दर्शकों, आपको हमारा इंटरव्यू कैसा लगा, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक कर लें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।